हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम अपना सीटेट के बैच में सीडीपी की क्लासेस को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया टॉपिक को, और मैंने उसको आपके क्वेश्चंस भी करवाए हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया है। जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ डाउन नहीं उन तक पहुंच पाया है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डला है, वहां से जाके डाउनलोड कर लें। नंबर यहाँ पे दिया गया, पर्सनली मैसेज करके ले लें हमसे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे लगभग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे थे, तो सोशलाइजेशन आपका उसी में हो गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उसी में हो गया है, अवस्था जो आपकी थी, स्टेजेस होती हैं जो चाइल्ड की, वो भी उसी में हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी उसमें कंप्लीट हो गई हैं। बाकी वहां से रिलेटेड और भी अन्य जो सवाल क्वेश्चंस होंगे उनको हम आगे अभी करेंगे सीरीज में, क्योंकि एक कुछ टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल, उनको हमें पहले कंप्लीट करना ही करना होगा, तभी हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आगे जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम जीन प्याजे पे आते हैं, फिर इसके बाद आएंगे आपका वाइगोस्की, और आपका आ जाता है फिर कोलबर्ग आ जाता है। तीनों को हम एक तरीके से अच्छे से समझेंगे, इनका संज्ञानात्मक विकास का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी अच्छे से समझ के चलेंगे। ठीक है, तो तीनों के बारे में जानेंगे, और सामाजिक विकास से रिलेटेड उन्होंने जो जो थ्योरीज बताई हैं, संज्ञानात्मक विकास से जो जो थ्योरीज बताई हैं, और आपका नैतिक विकास से जो जो थ्योरी बताई हैं, तीनों आपके रिलेट करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि विकास हमारा जो डेवलपमेंट होता है 3 पर्सपेक्टिव में होता है। कौन कौन 3 पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताए थे। क्लास को पहले कनेक्ट करते हैं कि हम कहाँ पे थे और किस तरीके से चीजें समझी थी हमने। तो इसमें जैसे पहला तो बताया था मैंने आपको, इसको बोल दिया था कॉग्निटिव। ठीक है, इसको बोल दिया था सोशल, बोल दिया था। ठीक है, और फिर फिजिकल बोल दिया था। सोशल के आपके 2 पार्ट थे, इमोशनल एंड मोरल। इसका एक पार्ट था लैंग्वेज। तो इन सारे फैक्टर्स थे, मतलब एरियाज ऑफ डेवलपमेंट थे ये। ठीक है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट शॉर्ट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड कौन कौन सा हो गया था, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल। सोशल आपका 2 पार्ट में डिवाइड था, इमोशनल और मोरल और लैंग्वेज। अब हुआ क्या कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर हमने पढ़ा, अब इसको हम कनेक्ट अगर करना चाहें आपके इस चैप्टर से जीन पियाजे, हम जीन पियाजे क्यों पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे दिया गया है कि कॉग्निटिव रिलेट कर रहा था आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास आपका होता क्या है, मानसिक विकास। ठीक है, तो हमने कॉग्निटिव के बारे में सब जान लिया, संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने समझ लिया, अपनी समझ को डेवलप कर लिया। अब इस थ्योरी के बारे में, इस एरिया के बारे में किस वैज्ञानिक ने किस तरीके से प्रूव किया है कि इस एरिया की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग तरीके से बच्चा डेवलपमेंट करता है। तो इस एरिया की थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी, किस वैज्ञानिक ने दी, तो आपका फिर यहाँ पे आ जाता है जीन पियाजे। अब आप रिलेट कर रहे होंगे कि हम जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें पहले से पता था। अब हम जीन पियाजे के उनके विचारों के आधार पर समझेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास आपको पता है कि बच्चे के मानसिक विकास से जो भी परिवर्तन उसके होते हैं हर स्टेज में, 0 से 2 वर्ष, और 3 से 12 वर्ष, 12 वर्ष के बाद 18 वर्ष, और उसके बाद आपका पहुंचता है जाके किशोरावस्था में बालक। तो ये आपकी स्टेजेस थी, तो हमने देख लिया था कॉग्निटिव में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था। तो जीन पियाजे ने भी इसको एक्सप्लेन किया, तो जीन पियाजे को पढ़ लेंगे हम। ठीक है, फिर इसके बाद आपके यहाँ पे सोशल भी दे रखा है। सोशल मतलब आपका सामाजिक भी बताया था हमने। तो सामाजिक के बारे में बच्चा बताया पहले तो आपका वाइगोस्की ने।
सामाजिक विकास के बारे में वाइगोत्स्की ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसमें आपका एक आ रहा था मोरल। मोरल का क्या मतलब था? नैतिक विकास। नैतिक विकास। तो नैतिक विकास के बारे में बताया आपका कोहलबर्ग ने। आपका नैतिक विकास रिलेट कर रहा था उसके बारे में बताया कोहलबर्ग ने, ठीक है। जस्ट अ सेकंड रुकें जरा, एक मिनट, एक सेकंड के लिए। ओके, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। वो अब आपके लिए सेटअप में काफी लोग होते हैं, साथ में मेरे आसपास भी होते हैं, लेकिन मैं कैमरे पे आप ही को दिखता हूँ, लेकिन बैक में भी काफी लोग होते हैं। तो कुछ सामान रखा था, उसको हटाना था, कोई दिक्कत नहीं। सब आप फोकस यहाँ पे करें, बाकी चीजों को मत देखें। तो कॉग्निटिव हो गया आपका, सोशल हो गया, फिजिकल हो गया, ठीक है। तो सोशल के बारे में बताया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया। तो नैतिक विकास के बारे में किसने बताया? कोहलबर्ग। तो हम यहाँ पे फिर कोहलबर्ग को पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे। सामाजिक के बारे में किसने बताया है? वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जीन पियाजे को पढ़ेंगे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है सारी। बेटा अब आपको सारी चीज यहाँ पे कनेक्ट हो गई होगी पिछली क्लास से। मैंने इतना अच्छे से इसको इसीलिए बताया आपको कि पहले आप चीजों को समझ लें कि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले, सबसे पहले चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा। होता क्या है कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ा तो रहे, थ्योरी देखो अगर आप समझे, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं आपको, 500 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। आप एक हफ्ते का टाइम दे, एक हफ्ते में क्लासेस नहीं करूंगा, 1000 क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवा दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करवा दी जाएंगे, आपको तैयारी करवाने के लिए सॉल्व करवा दिए जाएंगे, टिक लगवा दिए जाएंगे, आपके पास पीडीएफ भेज दी जाएंगे। इमेजिन करो ये टेक्निक आप अपनाते आ रहे हो, फिर भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। कमी कहाँ है? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा है। आपको पता अभी तक नहीं चल पाया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने ये तीनों चीजें क्यों पढ़ी थी और जीन पियाजे को हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम जीन पियाजे क्यों सीटेट में पढ़ रहे हैं, क्यों 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 हमें पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका कनेक्ट वहां पे कर रहा था, उसके आगे हम सेकेंड स्टेज पे यहाँ पे आ गए। इन तीनों लोगों को पढ़ने के बाद, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और आपको जीन पियाजे, तीनों को पढ़ने के बाद जब हम अगली क्लास में फिर जाएंगे तो वहां पे भी इनकी तीनों की थ्योरीज की जरूरत हमें पढ़ने वाली है। इस चीज को आप समझे। जब हम जेडपीडी पढ़ेंगे आपका वाइगोत्स्की के अंदर पढ़ लेंगे, नैतिक विकास में पढ़ लेंगे, कन्वेंशनल स्टेट, प्री कन्वेंशनल स्टेट, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेट आ जाता है आपका। जीन पियाजे में एसपीसीएफ पढ़ लेंगे, सेंसरी मोटर, प्री सेंसरी मोटर आ जाएगा आपका, कंक्रीट आ जाएगा, फॉर्मल आ जाएगा। 4 पार्ट में इन्होंने बांटा था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को। और आपका कोहलबर्ग बता दिया मैंने आपका नैतिक विकास की अब 3 चरणों में इन्होंने बांटा था। वाइगोत्स्की ने भी अपना इरिगो इगो परम के बारे में बताया है, तीनों तरीके से समझाया था, ठीक है। सॉरी, इरिगो इगो परम सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था, वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था। वो वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया, ठीक है। तो होता क्या है, दिमाग में चीजें चलती रहती, कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से जाके। तो परेशान ना हो, आपको कंफ्यूजन मैं होने नहीं दूंगा। चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी कि सर ने ये पहले को पढ़ाया है, अब ये हम पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि हाँ, जीन पियाजे हम इसकी वजह से पढ़ रहे हैं, हमें पता है। यार पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है तो हम सिर्फ ट्रैवल करते रहेंगे क्या? नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मंजिल पता होनी चाहिए, रास्ता तभी आसान होता है, ठीक है। और रास्ते मंजिल तक पहुंचने से वहां तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। पहले तो आपके देखो, पढ़ाई तो आपकी है एक जगह पे, आपको करना क्या होता है कि लाइफ में आप एक फुल एंड फाइनल टारगेट होना चाहिए कि लॉन्ग लॉन्ग वे में टारगेट आपको 2 तरीके से डिसाइड करने होंगे, लक्ष्य 2 तरीके से डिसाइड करने। देखो समस्याएं सबके साथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे खड़े होकर बोल देना कि पढ़ाई करते रहो, नहीं आसान होता है। मैंने भी की है, कर रहा हूँ, अभी भी करना है आगे चल के। पढ़ाई एक ऐसा हिस्सा है देखो हमारी लाइफ का। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई से कनेक्टेड हैं और लाइफ में अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी होगी पढ़ाई के साथ, 24 घंटे बना के रखनी होगी। उसके साथ आप काम करते रहें, अलग से टाइम मत निकालें कि मैंने काम से टाइम निकाल के पढ़ाई की, नहीं, पढ़ाई से टाइम निकाल के काम करें, ऐसा करें। लक्ष्य आप 2 तरीके से डिसाइड करें कि पहला आपका एक होल लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि लाइफ में मुझे ये करना है,
उसके बाद छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करें कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे पहले ये चीज़ करनी है, यहाँ तक पहुंचना है, फिर वहां तक पहुंचने के बाद मैं दूसरी जगह पहुंचूंगा, वहां तक पहुंचने के बाद मैं तीसरी जगह पहुंचूंगा, तीसरी जगह के बाद मैं चौथी जगह पहुंचूंगा, फिर मेरी फाइनल जो डेस्टिनेशन है, मेरा फाइनल टारगेट है मेरी लाइफ का, मैं उसको अचीव करूंगा। ठीक है, तो आपको टारगेट दो तरीके से डिसाइड करने होते हैं। आपके मन में है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो वो एक दिन की बात नहीं है बेटा, वो लाइफ का एक आपका रूटीन होगा, हर चीज होगी। उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते में जो जो चीजें आपको लगता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, जो मुझे वहां तक पहुंचने में मदद कर सकता है, तो करें। फाइनेंशियली सब लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज की यही प्रॉब्लम्स है कि एजुकेशन ही हमारे हाथ में वो चीज है जिसके बलबूते हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, या तो गरीब होना इंडिया में बहुत ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ एक दिन की फिक्र करनी है, पास्ट और फ्यूचर की चिंता ही नहीं करनी है। या तो आप इतने पैसे वाले हों कि आपको फिर पास्ट और फ्यूचर की फिर भी चिंता नहीं करनी है, फिर भी आपको डेली की चिंता करनी है कि आज मेरा स्टॉक मार्केट में पैसा गिरा है कि पैसा मेरा उठा है। ठीक है, दो चीजें होती है। मिडिल क्लास की लाइफ सबसे ज्यादा टफ है इंडिया में, तो ये आप भी जानते होंगे, सबको जानता है। ये सोशलिस्टिक चीजें हैं जो मैं क्लास में बोलता नहीं ज्यादा, आपने भी देखा होगा, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करता हूँ। लेकिन अब जब हम बात ही कर रहे हैं सामाजिक सोशल की और नैतिक विकास की, इमोशनल कॉर्टर फिजिकल डेवलपमेंट, तभी मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे चीजों को, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं जीन पियाजे की जो थ्योरी है उससे रिलेट करके चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हमें देखना है। ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा पहले तो। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बेहतर क्लासेस जिन पे आ जाएगा। जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हमारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो जीन पियाजे में आपका आ क्या रहा था, जिन पियाजे लिखा जाता है, पियाजे बोला जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो जाती है आपकी। तो जीन पियाजे का देखो, पहले तो उन्होंने चीजों को इस तरीके से समझाया कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके पहलू होते हैं, उसके तरीके होते हैं, उसकी स्टेजेस होती हैं। तो इन्होंने 4 स्टेजेस में उसको बांटा, लेकिन उसके पहले भी हमें कई चीजें जाननी है। इन्होंने 2 तरीके से 3 तरीके से चीजों को समझाया है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में जानने से पहले हमें वो शब्द, कुछ वर्ड्स जानने होंगे जो हमें वहां पे काम आएंगे जब हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने ये बताया कि कोई भी बच्चा अगर होता है, लाइक ये है, देखो एक ये मोन्टू है। ठीक है, ये मोन्टू है, मोन्टू ही नाम फेवरेट नाम हो गया आजकल हमारा, तो मोन्टू नाम हम रखते हैं सभी का, कहीं भी कुछ भी कर लें। हाथ इसके बहुत ही बेकार बने हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए सब करना पड़ता है कि आपको समझ में आ जाए किसी भी तरीके से। चलो इतना काम चल जाएगा, इतना वैसे ठीक है। ठीक है, ठीक लग रहा है। तो एक ये बच्चा है, चलो उसको इसकी स्टेज हम मान लेते हैं कि ये तीनों स्टेजेस को क्लियर करेगा, अभी पास करेगा। 0 से 2 वर्ष, और उसके बाद आपका 3 से 12 आ जाएगा, फिर 13 से 18 आ जाएगा, फिर आपका 19 से 21 की स्टेज आ जाएगी जहाँ पे किशोरावस्था में बालक पहुंचता है जाके। ठीक है, 7 से 11 भी होता है आपका, 0 से 3, 0 से 2 अलग अलग डिवाइड किया। तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि अलग अलग डिवाइडेशन किस प्रकार से हो रहा था। 0 से 2, 2 से 7, और आपका 7 से 11, फिर 12 से 18, तो इस तरीके से 4 स्टेजेस में बांटा है आपका जीन पियाजे में। तो वो बात की बात है, लेकिन उसके पहले हमें कई चीजें समझनी है। पहला वर्ड आता है आपका अनुकूलन। पहला वर्ड आपका आता है अनुकूलन, मतलब आपका इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या है? अनुकूलन का मतलब ये है, जैसे इसमें हम एग्जांपल लें
कि मोंटू है, मोंटू पहले गांव में रहता था और वो अचानक ट्रांसफर उसके पापा का हो गया। पापा उसके सरकारी गवर्नमेंट में टीचर हैं, तो मतलब सरकारी टीचर हैं गवर्नमेंट में। तो उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो जस्ट विलेज से सीधा सिटी में ट्रांसफर हो गया। लेकिन मोंटू की आदत क्या थी, वो मतलब विलेज में रहा है तो उसकी आदत थी बाहर बच्चों के साथ खेलना, सबके साथ मिलना, आस पड़ोस के घर हैं, दादा दादी चाचा चाची जो मतलब रिलेशन में लगते हैं और जो परिवार में होते फैमिलीज हमारी, कल्चर थोड़ा बड़ा होता है। विलेज का कल्चर थोड़ा बड़ा होता है सिटी की अपेक्षा। सिटी में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं और एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं कि ऊपर शर्मा जी रहते हैं, नीचे आपके गुप्ता जी रहते हैं, नहीं जान पाते ना, क्योंकि इसको स्लो कल्चर बोला जाता है, लो कल्चर बोला जा रहा है, मतलब इसको श्रिंक फैमिली कल्चर बोला जा रहा है। जबकि विलेजेस का जो कल्चर है उसको वाइड फैमिली कल्चर बोला जाता है कि काफी चीजें जुड़ी हुई आसपास जुड़ी हुई। किसी की शादी होती है, आपने विलेज में देखा होगा, हर व्यक्ति मदद करने के लिए आता है, लेकिन सिटी में ऐसा नहीं है, सिटीज में ऐसा नहीं। तो हुआ क्या कि मोंटू के पापा का जब ट्रांसफर हुआ, तो जैसे उनका ट्रांसफर हुआ तो मोंटू विलेज में रहा था, उसको चीजें काफी मतलब वो सोशलिस्टिक था, सबका उसका मोरल विकास, जो नैतिक विकास था वो भी बहुत अच्छा था। तो जैसे ही वो सिटी में आया, सिटी में वो बच्चों के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो बाहर खेलने जा रहा है, बच्चे उसको नहीं बोलते हैं तुम गांव से आए हो, मैं तुम्हें क्यों खिला दूं। उसके बोलने के लहजे में भी काफी परिवर्तन है, वो सिटी के हिसाब से नहीं बोलता है, गाँव के हिसाब से ही बोलता है। अब मैं ये यहाँ पे आप बायसनेस मत करें कि गांव की बोली भाषा अच्छी नहीं होती है, सिटी की बोली भाषा अच्छी होती है। भाषा कोई अच्छी खराब नहीं होती है, भाषा हमारा कल्चर होता है, जो किस कल्चर में हम रह रहे हो तो उसी प्रकार की हमारी भाषा होती है, ठीक है। तो भाषा का मतलब ही यही होता है, इसमें कौन सी भाषा अच्छी है कौन सी भाषा खराब है ये कहना आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी नॉलेज बहुत ही कम है जो आप अगर ऐसी बात बोल रहे हैं, ठीक है। भाषा किसी की अच्छी खराब नहीं होती है, वो कल्चर से हमें मिली हुई भाषा है, हमने उसको अर्जित किया है, एक्वायर किया है, जो कि हम भाषा की अपनी लैंग्वेज की क्लास में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उसकी भाषा भी नहीं, मतलब विलेज से आया, गांव से आया, तो गांव की उसकी लोकल लैंग्वेज है, तो वो भी बच्चों को पसंद नहीं आती है। उसको उसके पापा ने बड़े स्कूल में एडमिशन करा लिया, वहाँ पे वो थोड़ा अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन गाँव के बच्चों के साथ ही पढ़ता था, तो वहाँ पे उसकी दोस्ती भी अच्छी थी। यहाँ पे आ गया, उसका मन नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता, फिर वो धीरे धीरे बाहर खेलने भी जाना बंद कर देता है। उसकी मम्मी उसको रोज बोलती है बेटा आप खेलने नहीं जाते हो। धीरे धीरे वो खाना भी नहीं खाता है, खाना भी कम खाने लगा है और उसका मन बिल्कुल लग नहीं रहा है। वो कह रहा है पापा मुझे गांव में वापस जाना है, मुझे मेरा एडमिशन वहीं करवा दो, आप लोग यहीं पे रहो, मैं मम्मा के साथ वहीं पे रहूंगा जाके। लेकिन उसके पापा नहीं मान रहे हैं। और तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोंटू जो है वो विलेज से ट्रांसफर होके स्कूल को छोड़ा है, उसने वहां पे चेंज किया है, यहाँ पे सिटी में आ गया है। उसने यहाँ पे क्या क्या छोड़ा है, फ्रेंड्स को छोड़ा है, स्कूल को छोड़ा है, फैमिलीज मेंबर्स को छोड़ा है, और जो उसकी एक्टिविटी थी, प्लेइंग एक्टिविटी जितनी भी थी उनको उसने ड्रॉप किया है। जितनी भी उसकी प्लेइंग एक्टिविटी थी, फैमिली थी, फ्रेंड्स थी, स्कूल थी, इन सारी चीजों को उसने ड्रॉप कर दिया है और सिटी में ट्रांसफर हो गया। अब उसके पास यहाँ पे ना तो यहाँ पे उसका न्यू स्कूल है, न्यू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, न्यू फैमिली एडेप्टेशन है, न्यू उसकी प्लेइंग एक्टिविटी है, लेकिन वो इन तीनों में अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, अनुकूलन नहीं बिठा पा रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो इसी को बेटा बोलते हैं अनुकूलन। आप एक जगह पे रहते रहे, आपको जस्ट तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरी जगह पे, आपका मन नहीं लगेगा। आपको जबरदस्ती, अगर आप छोटे हो घर पे रहते हो, छोटे जब हुआ करते कि चलो मम्मी जाती थी नानी के यहाँ घूमने, तो हम जाते थे, तो नानी के हमें बहुत अच्छा लगता था, नानी के यहाँ रहते रहते, फिर हम जब वापस आ जाते थे घर पे तो हमें घर पे अच्छा नहीं लगता था। तो हमने वहाँ पे अडेप्टेशन कर लिया था, हमने चीज़ों को अडेप्ट कर लिया था, हम वहाँ पे अनुकूलन हमारा अच्छा हुआ, तो हम वहाँ पे अच्छे से रह पाए। अब हम जब घर पे आ गए तो हम घर पे अनुकूलन नहीं बना पा रहे हैं, अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन अडेप्टेशन कहलाता है। आपकी परिभाषा किताब में इस तरीके से लिखी हुई है। लेकिन परिभाषा से हमें क्या करना है, बुकिश नॉलेज से क्या करना है, हमें समझना ये है कि मोंटू था, विलेज में रहता था, उसको सिटी में उसके पापा ले गए, तो बेचारा अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, उसको नए फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत हो रही, नए स्कूल में जाने में दिक्कत हो रही। धीरे 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 कम से कम 1 2 3 साल में 1 2 ना 3 ईयर्स में मोंटू अडेप्ट कर लिया, मोंटू रहने लगा। यहाँ पे भी उसने नए फ्रेंड बना लिए, नई फैमिली का अडेप्टेशन, नई फैमिली
मतलब आसपास उसने मित्रता बना ली, सबसे सोशलिस्टिक हो गया। नए उसने यहाँ पे एक्टिविटी, प्लेइंग एक्टिविटी चालू कर दी, और नया स्कूल था, नए स्कूल में उसने नए फ्रेंड्स भी बना लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोन्टू पहले तो अडेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, 1-1.5 साल तक वो काफी दुखी रहा, काफी सैड रहा। इसके बाद उसने खुद को धीरे धीरे बदल लिया, जैसे उसके फ्रेंड्स बनते गए और चीजों को वो सीखता गया, उसने खुद को अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट के अनुसार। अब जब मोन्टू वहां से घूमने आता है गांव में अपने दादा दादी के पास, तो उसे गांव में नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीजें सीखे कि एनवायरनमेंट के अनुसार किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का सोशलिस्टिक, मोरल और इमोशनल हर चीज बदलती है, उसका माइंडसेट हर चीज बदल जाती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जिस एनवायरनमेंट में जो व्यक्ति रहने लगता है वो उसी को अडेप्ट कर लेता है। इसी को डार्विनिज्म, डार्विन ने भी इसी बात को बताया था कि आपका जो जिराफ था, जिराफ पहले छोटे हुआ करते थे, इनकी गर्दन काफी छोटी हुआ करती थी, जब बहुत पुरानी बात है। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने चीजों को बदला, पेड़ आपके बड़े होने लगे, पहले वो छोटे छोटे पत्तियों को खाते, छोटी छोटी पत्तियां, झाड़ियां खत्म हो गई, तो पेड़ों के ऊपर देखने लगे कि पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। तो पेड़ों की पत्तियां खाते 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 पेड़ ज्यादा बड़े बड़े होने लगे, तो पेड़ों तक उसी हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ती चली गई। तो अनुकूलन उन्होंने बिठाया और ठीक हो गए, मतलब उस हिसाब से उन्होंने चीजों को सीख लिया। लेकिन यही चीज अगर डायनासोर के ऊपर हम अप्लाई करें, तो डायनासोर ने खुद को अडेप्ट नहीं किया। पृथ्वी पे जैसे गर्मी बढ़ी, हीट बढ़ी, तो वो अपने हिसाब से ऑब्जर्व, अडेप्ट नहीं कर पाए, और उन्होंने सीख नहीं पाया जीना उन परिस्थितियों के अनुसार। तो इसी वजह से डायनासोर आपके विलुप्त हो गए। तो ये 2 एग्जाम्पल आपकी किताबों में आपने पढ़े होंगे। लेकिन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो यही है कि मोन्टू था, पहले गांव में रहता था, फिर वहां से ट्रांसफर हुआ, सिटी पहुंचा, तो सिटी में उसने 1-2 साल में अडेप्ट कर लिया, तो उसका अनुकूलन बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो अनुकूलन वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अनुकूलन से मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये लाइन आपको दी जाएगी, कई क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अनुकूलन वर्ड का वहां पे यूज होता है, ठीक है। सीटेट आपका इसीलिए विशेष हो जाता है कि आपको कुछ वर्ड होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे अनुकूलन हुआ, संज्ञानात्मक विकास हुआ, सोशल हुआ, नैतिक विकास हुआ। इन वर्ड्स की आपको डेफिनेशन नहीं, लेकिन इन वर्ड्स का एक वाइड वे में, यूनिवर्सल वे में, आपको डाइवर्स वे में मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे मोन्टू था ये, इसके बाद इसको मैं एरेज करता हूं, इसने चीजों को अडेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज यहाँ पे समझते हैं कि जीन पियाजे ने फिर किया क्या। एक सेकंड। तो जीन पियाजे ने किया क्या कि अनुकूलन को पहले तो ने बताया कि किन्हीं भी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो मैं यहाँ पे लिखूं ना लिखूं कोई अभी नहीं, ये चीज आपको समझ में तो आएगी। लेकिन फिर इन्होंने, जीन पियाजे ने किया क्या, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, अनुकूलन को 2 प्रकार से बताया, 2 टाइप्स बताए। कौन कौन से बताए? पहला तो बताया आपका आत्मसातकरण, दूसरा बताया आपका समायोजन। तो बेटा यहाँ पे देखो, दोनों चीजों के बारे में उन्होंने बताया। इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो परेशान ना हो, ठीक है। एक सेकेंड। तो एक तो आपका असिमिलेशन हो गया, एक आपका अकोमोडेशन हो गया। असिमिलेशन किसको बोलते हैं? आत्मसातकरण को असिमिलेशन बोलते हैं। इसको अकोमोडेशन बोलते हैं। परेशान ना हो, समायोजन और आत्मसातकरण। हिंदी वाले हिंदी पे फोकस करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश फोकस करें। डेफिनेशन दोनों की चेंज होने वाली है, एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करें, मैं जो भी आपको। आत्मसातकरण का मतलब ये हो जाता है कि अनुकूलन को 2 भाग में डिवाइड किया, जीन पियाजे ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो इन्होंने बताया कि पहले बच्चा आत्मसातकरण करता है, उसके बाद समायोजन करता है। मतलब मोन्टू जब गांव से सिटी गया तो पहले उसने आत्मसात किया, खुद से पहले चीजों को देखा, समझा, फिर उसने वहां पे समायोजन बिठाया। मतलब पहले उसने परिस्थितियां समझी कि यहाँ पे मुझे रहना ही पड़ेगा, उसने फिर स्कीमा बना लिया। स्कीमा वर्ड का मैं मतलब बताऊंगा। उसने फिर स्कीमा बना लिया और समायोजन बिठा लिया और अडेप्ट कर लिया, फिर वो वहां पे समायोजित हो गया, अकोमोडेट हो गया। समायोजन मतलब एनवायरमेंट में समायोजन को बना लिया, वहां पे वो रहने लगा। तो इस चीज को यहाँ पे आत्मसातकरण और अकोमोडेशन के हिसाब से बताया गया। अब पहला एग्जांपल मैं लेता हूं आपके, जैसे मोन्टू है। मोन्टू जब 0 से 2 साल का था,
अनुकूलन में समझाने के लिए मैंने बता दिया था कि मोन्टू विलेज से वहां पे गया था, ठीक है। लेकिन 0 से 2 वर्ष का है, तो ये बच्चा जब है तो इसको एक कैट के बारे में बताया जाता है। कैट का एक चित्र दिखाया जाता है, बिल्ली का एक चित्र दिखाया जाता है। 4 पैर का मतलब एक बिल्ली आपका हो गया, जानवर, एनिमल है। तो मोन्टू ने वो एनिमल देखा और उसी प्रकार से जब वो घर आया तो घर पे आने के बाद उसने देखा कि उसके पास डॉग भी है। मतलब उसने तो बिल्ली देखी थी, उसने बिल्ली देखी बाहर, वो मार्केट में मम्मी के साथ घूमने गया तो उसने एक आंटी के हाथों में एक कैट देखी, बिल्ली देखी जो मार्केट में थी, वो दुकान पे उन्होंने रख रखी थी टोकरी में बढ़िया। तो उसने देखा कि ये बिल्ली है, इसके भी 4 पैर हैं। उसको पता था ये, तो उसको पता कैसे था? क्योंकि उसके पास घर में पहले से डॉग है जो 4 पैर का जानवर वो भी है। तो उसने वहां पे तुरंत बोला, मतलब 0 से 2 वर्ष एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ले रहे हैं, हो सकता है ये बच्चा आपका 0 से 2 वर्ष और 3 से 4 वर्ष मतलब बोल लेता है। मोन्टू बोल सकता है, मोन्टू बोल सकता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। इस पे फोकस मत करें, जो एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल मतलब आत्मसात्करण हो कैसे रहा है इसको समझने, उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। तो मोन्टू मम्मा के साथ अपने बाजार गया तो उसने वहां पे बिल्ली देखी, वो 4 पैर का जानवर है। 4 पैर का जानवर है, ये चीज उसको पता कैसे है पहले से? क्योंकि उसके पास घर में एक पहले से डॉग है जो 4 पैर का जानवर है। तो जैसे उसने बिल्ली देखी तो उसने मम्मा से बोला, मम्मा ये देखो कुत्ता है। अब हमें पता है कि वो बिल्ली है, लेकिन उसको पता है ये कुत्ता। उसको क्यों पता है? क्योंकि उसने आत्मसात्करण कर रखा है। एसिमिलेशन उसका ये है, स्कीमा निर्माण उसका ये है कि पहले से उसके दिमाग में ये है कि 4 पैर वाले जितने भी जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, वो सारे ही डॉग हो सकते हैं, सारे ही कुत्ता होते हैं। क्योंकि उसने एक सिर्फ वही सिंगल जानवर देख रखा है और घर में उसके पास है वो। तो इसको कहते हैं आत्मसात्करण। मतलब पुरानी नॉलेज को यूज तो कर रहा है लेकिन उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वर्गीकृत नहीं कर पा रहा है पुरानी नॉलेज के हिसाब से। पुरानी नॉलेज क्या है कि उसके पास घर में पहले से एक डॉग है जो 4 पैर का जानवर है। नई नॉलेज क्या है, नया ज्ञान क्या है कि एक बिल्ली है जिसके भी 4 पैर हैं, लेकिन बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वर्गीकृत नहीं कर पा रहा है। ये कुत्ता अलग होता है, 4 पैर का कुत्ता भी होता है, 4 पैर की बिल्ली भी होती है, 4 पैर का हिरन भी होता है, 4 पैर की गाय होती है। बच्चे को अभी वर्गीकृत करने की कैटेगरी के बारे में नहीं पता है, तो बच्चा यहाँ पे असिमिलेशन की कैटेगरी में आ रहा है। आत्मसात्करण इसी को बोलते हैं कि वो 4 पैर के जानवर के बारे में तो जानता है कि एनिमल जो होते हैं 4 पैर के सारे कुत्ता होते हैं, उसको यही पता है। तो वो आत्मसात्करण की कैटेगरी में। अब समायोजन क्या हुआ? तो यहाँ पे जो पुरानी नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज में एज इट इज यूज कर रहा है। मतलब बच्चे के पास जो पुराना ज्ञान है, नए ज्ञान में वो पुराने ज्ञान को एज इट इज ही यूज कर रहा है, जैसे कि तैसा। मतलब उसको पता है कि 4 पैर वाले जो भी जानवर होगा वो सारे कुत्ता ही होंगे, सारे डॉग ही होंगे। तो इसको एसिमिलेशन बोला जाता है, इसको आत्मसात्करण बोला जाता है। समायोजन, इसकी स्टेप के आगे जब हम चले जाते हैं, बच्चा यहां पे आ गया, ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्ट नहीं करेगा। यहां पे वो न्यू नॉलेज को डेवलप कर लेगा, डेवलप ए न्यू वे ऑफ लर्निंग। दिख रहा होगा नीचे तक, करना दिख रहा हो तो फिर मैं इसको अभी यहाँ पे लिख के एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान हो। मतलब जो पुराना समायोजन में बच्चा ये कर रहा है, जैसे कि आत्मसात्करण में वो पुराना ज्ञान उसके पास जो भी है, नए ज्ञान से वो उसको जोड़ तो रहा है, लेकिन जैसे कि तैसा। मतलब एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि बच्चे को पता है कि कोई भी अगर कुत्ता है 4 पैर का, तो वो उसके बाद 4 पैर का कोई भी जानवर देख रहा है, उसको लग रहा है कि ये सिर्फ कुत्ता, ये सारे जानवर कुत्ता ही है। ठीक है, ये आपका हो गया आत्मसात्करण। लेकिन बच्चा जब इसी चीज में डिफरेंशिएट कर देता है, एक कदम आप आगे बढ़ जाए कि बच्चे के पास घर में एक कुत्ता था, वही मम्मी के साथ वहां गया, आंटी के साथ, मतलब आंटी के पास मार्केट गया, आंटी के हाथों में उसने बिल्ली देखी, तुरंत उसने फटाक से जवाब दे दिया। उसके दिमाग में आया कि मेरे पास भी एक 4 पैर का जानवर है घर में, मेरा डॉग है, लेकिन ये डॉग जैसा तो लग नहीं रहा है। तो उसने दिमाग लगाया, नॉलेज लगाई, थोड़ा स्कीमा निर्माण किया, प्रयास किया, ट्राई किया, उसने लर्न किया न्यू थिंग, उसको लगा, फिर उसने सोचा और सीखा। उसने पूछा मम्मा ये क्या है, तो मम्मा ने उसको बताया कि बेटा ये बिल्ली है, ये भी आपका 4 पैर का जानवर होता है।
मम्मा से पूछा, या उसने कोई किसी भी तरीके से ये जान लिया कि मेरे घर में जो जानवर है चार पैर का वो कुत्ता है, और ये आंटी के हाथों में जो है ये चार पैर की बिल्ली है। और दूसरे बाहर जब वो निकला तो उसने एक वहां पे बड़ा सा हाथी देखा, वो भी चार पैर का था, तो उसने वो भी पता लगा लिया कि ये भी चार पैर का आपका एक हाथी है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि बच्चा समायोजन कर रहा है। समायोजन मतलब अकोमोडेशन कर रहा है, नई चीजों को सीखने का प्रयास कर रहा है। वहां पे वो पुरानी नॉलेज को एज इट इज यूज नहीं कर रहा। पुरानी नॉलेज उसके पास है कि चार पैर के जानवर होते हैं, लेकिन वहां पे वो कैटेगरीज डिवाइड कर रहा है कि कुत्ता अलग कैटेगरी में आएगा, हाथी अलग कैटेगरी में आएगा, बिल्ली अलग कैटेगरी में आएगी, हिरन आपका अलग कैटेगरी में आएगा। इसको बोल देते हैं समायोजन। स्थिति के साथ अपने आप को उसने बदल लिया, चेंज कर लिया, जबकि यहाँ पे वो स्थिति के अनुसार बदल नहीं रहा था, वो सेम एज इट इज ही नॉलेज को यूज कर रहा था। यहाँ पे एज इट इज यूज नहीं कर रहा है, नॉलेज में थोड़ा चेंजमेंट्स कर दे रहा है। यहाँ पे वो स्कीमा डेवलप कर रहा है, स्कीमा जो उसके हैं उनमें नई चीजों को सीख रहा है, नई चीजें बना रहा है। इसी को बोला जाता है बेटा समायोजन बोला जाएगा, इसको आत्मसात कर जाएगा। दोनों वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज है आपके सीटेट के एग्जाम में। अगर इन दोनों वर्ड का आपको मतलब समझ में आ गया होगा तो अब अगर इन दोनों को समझ लिया है तो बिल्कुल आसान हो गया। अब आपको जो चार स्टेजेस हैं बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद दो तीन वर्ड और आते हैं, जैसे आपका डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, विकेंद्रीकरण आ जाता है। ठीक है, और भी वर्ड है आपकी, स्कीम्स आ जाता है, स्कीमा आ जाता है, और भी चीजें आपकी आ जाती हैं। मतलब स्कीमा ये होता है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से ना जोड़ना बल्कि सीखना, तो उसको स्कीमा कहते हैं। किसी की सहायता लेकर सीखना उसको स्कीमा बोल देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को बोलते हैं आपका आत्मसातकरण, समायोजन हो गया। अनुकूलन के दोनों पार्ट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में अनुकूलन के कौन से दो पार्ट होते हैं तो आप बताएंगे आत्मसातकरण और समायोजन, अनुकूलन के दो पार्ट होते हैं। अगर चाहें तो उसको नोट करें, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो जिन पे आगे अनुकूलन के हिसाब से आपकी ये दोनों चीजें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके आपने देखा और समझ में आया भी होगा आपको कि आत्मसातकरण वहां पे वो पुरानी नॉलेज जो उसका पुराना ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, उसको जैसे के तैसे यूज कर रहा है, उसमें बदलाव नहीं कर रहा है। लेकिन समायोजन में वो बदलाव कर रहा है, समायोजन बदलाव कर रहा है। जैसे कि मोन्टू का एग्जाम्पल अब यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। मोन्टू जब आत्मसातकरण कर रहा था, जब विलेज से सिटी आया था तो आत्मसात कर रहा था वो एज इट इज, मतलब जैसे कि तैसा फील कर रहा था। पुराने यादों में खोया था, गांव में मैं वैसे रहता था, यहाँ क्यों मैं ऐसे रह रहा हूँ। लेकिन उसने आत्मसातकरण किया, नई चीजों को सीखा, नए दोस्तों को बनाया, नई जगह पे गया, नई चीजों को सीखने के बाद उसने नई नई चीजें सीख ली और खुद को अकोमोडेशन समायोजित कर लिया उस वातावरण में। तो वहां पे उसका क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया, वो असिमिलेशन की कैटेगरी से बाहर आ गया। तो दोनों जब चीजें, दोनों सर्कल पूरे हो गए तो हो गया आपका अनुकूलन, एडेप्टेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इससे बेहतर समझना समझाना इस पे तो बोर्ड पे तो बहुत कठिन है, या तो फिर आपका डिजिटल बोर्ड हो तो मैं आपको और भी पीपीटी के जरिए समझा सकता हूँ, बट पूरी कोशिश की समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहे तो नोट करें। तो ये आपका हो गया था ना। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब हम चलेंगे कि जीन पियाजे ने और भी एक दो वर्ड्स आपके बताए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है स्कीमा, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। इतना बता दिया मैंने, और मैं चार स्टेजेस के बारे में आज आपको बता दूंगा कि चार स्टेजेस कौन कौन सी हैं। उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ताकि आपको देखो समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। एक वीडियो में खींचने का कोई मतलब नहीं है, ताकि सामने सब आपको समझ में आएगा। तो एक वर्ड आपका आ जाता है स्कीमा। इसका बेटा सीधा सा मतलब ये होता है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। सीधा क्वेश्चन सीटेड और पूछा जाता है कि एक बच्चा चीजों को सामान्यकरण की स्थिति नजर के दृष्टिकोण के हिसाब से देख रहा है, तो वो किस स्थिति में है, तो आप कह देंगे स्कीमा निर्माण की स्थिति में है। स्कीमा निर्माण किस स्थिति में होता है जाके, तो आपका जो थर्ड स्टेज है वहां पे हम बोलते हैं कंक्रीट। कंक्रीट मतलब आपका हो जाता है
मूर्त अवस्था हो जाता है, उसके बाद आपका फॉर्मल आता है जिसको अमूर्त बोलते हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन, स्कीमा वर्ड का मतलब ही सामान्यकरण, चीजों को अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, सामान्य कर देना, बिल्कुल सामान्यकरण की तरफ बढ़ा देना। जैसे सामान्य से आपका विशेष की तरफ हो जाता है, चीजें पहले हम सामान्य करके देखते हैं, फिर हम विशेष उसके छोटे छोटे पहलुओं के बारे में जानते हैं। पहले चीजें को जनरलाइज एक होल वे में देखते हैं कि एक पेड़ है, फिर हम उसमें धीरे धीरे उसको जनरलाइज करेंगे कि पेड़ में एक पत्ती होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल बनता कैसे है, प्रकाश आता है आपका सूर्य से, और वहां से आपका खाना पोषण वगैरह जो जो चीजें होती हैं, प्रकाश संश्लेषण का जो भी प्रोसेस होता है वो बच्चा फिर बाद में जानने लगता है। तो स्कीमा का सीधा मतलब ही यही होता है, जनरलाइजेशन। इतना ही याद रखें, इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कीमा एक खुद में इतना बड़ा थ्योरी है, इसको समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है। मतलब टेढ़ी खीर क्या, टेढ़ी खीर तो नहीं समझा तो सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको उतना एक्सप्लेन कर देना, फिर आपको लगेगा सर कहाँ लिए जा रहे हैं, हमें सीटेट के एग्जाम से बाहर निकाल के। तो स्कीमा आपका यही हो जाता है, जनरलाइज करना, चीजों को जनरलाइज कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है। अब हम सीधा चलते हैं कि जीन पियाजे ने कौन कौन सी 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको अवस्थाएं बता दूंगा, अवस्थाओं से रिलेटेड कुछ आपको वर्ड्स बता दूंगा, कीवर्ड्स बता दूंगा कि किस अवस्था में कौन से शब्द का महत्व ज्यादा है, उस पर ध्यान दे लेना आप, ठीक है। तो स्टेजेस, एक सेकंड, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऐसा करके लिख लें, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, देख लें, संज्ञानात्मक विकास के चरण, ये हो गया, ये हो गया स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोनों लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई होंगी, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों की, ठीक है। इसको कर देते हैं इरेज। पता तो है ही कि जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख ही देते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, ठीक है, समझ में आ जाएगा वैसे। अब देखते हैं कि कौन कौन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। तो पहले तो हम एक चार्ट के थ्रू देखते हैं कि चार्ट में देखना चाहेंगे, अगर हम देख लेंगे, तीनों चीजों को समझना चाहें, तो इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 4 पार्ट में डिवाइड किया, अगर देखें हम, तो पहला आपका आ जाता है, किस तरीके से ड्रॉ करें, चलो इसी तरीके से, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो पहला आपका आ जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 2 नंबर आने ही आने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ें। 2 नंबर कंफर्म है पेपर में, 2 नंबर यहाँ तो कंफर्म हो ही जाएंगे। अगर थ्योरी को समझ लिया तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे पेपर में, क्योंकि इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाता है इसको, जिसको बोलते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज, इसको बोल देते हैं। इसको लिखते हैं इंग्लिश में, अगर लिखना चाहें तो थोड़ा तिरछा लग रहा है, ठीक है, अभी ठीक होगा। यहाँ पे लिख दें सेंसरी मोटर, एक तो गलत बहुत होता है, दिमाग फास्ट चलता है, लिख स्लो पाते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इसको कितने वर्ष तक, कितने सालों में डिवाइड किया गया है, 0 से 2 ईयर्स, 0 से 2 साल में बांटा गया है संवेदी प्रेरक अवस्था। ये आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर हमारा कौन सा आता है, सेकेंड नंबर हमारा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री सेंसरी मोटर स्टेज, कन्वेंशनल क्यों बोल रहे हैं, पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, वो अवस्था शॉर्ट में लिख दिया है। इसको बोल देते हैं प्री सेंसरी मोटर। तो ये आपका कब से कब तक आ जाता है? तो प्री सेंसरी मोटर जो स्टेज आपका है 2 से 7 वर्ष में डिवाइड होता है जाके। इतना आ गया होगा समझ में? 2 से 7 वर्ष में आपका पूर्व संक्रियात्मक, जिसको बोल देते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं इसको, प्री सेंसरी मोटर भी बोल देते हैं, प्री ऑपरेशनल भी बोल देते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप ऑपरेशनल भी लिख लें। संक्रियात्मक संवेदी मतलब अगर चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों तरीके से चाहे तो लिख लें। लेकिन होता क्या है कि देखो, प्री सेंसरी मोटर अगर बोल रहे हैं तो पूर्व संक्रियात्मक है, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन बच्चे को काफी ज्यादा एक्टिविटीज चेंजमेंट्स हो रहा है, एक्टिविटीज उसको पता चल रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो सेंसरी मोटर में आप कंफ्यूजन ये हो जाएंगे कि सेंसरी मोटर अगर आप यहाँ पे लिख देंगे, सेंसरी मोटर से ये हो जाएगा कि संवेदी प्रेरक, संवेदी मतलब सेंसर्स हमारे जो संवेद होते हैं, किसी चीज को छू लिया गर्म लगना, तो बच्चे की वो स्टेज बोली जाएगी संवेदी प्रेरक अवस्था। लेकिन ऑपरेशनल जब बच्चा हो जाता है उसको संक्रियात्मक बोल देते हैं। इसको भी सेंसरी मोटर से रिलेट करते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ से जस्ट आपका 0 से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष में गया है। तो यहाँ पे जो कॉमन वाला होता है एरा आपका 2 से 3 वर्ष का बीच में जो बोला जाता है, जिसको गैप, जिसको हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया था कि काफी स्टेज आपकी पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, ठीक है। तो प्री, पोस्ट और मिडिल जो तीनों होता है वो भी यहाँ पे चीज रिलेट करती है। तो ऑपरेशनल अगर वहां पे लिखा तो ऑपरेशनल यहाँ पे लिखे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। क्यों ही कंफ्यूजन करें आपके लिए, ठीक है। अब आप भी कंफ्यूज ना हो, हम भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक्सप्लेन मुझे ही बाद में करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर को पता ही नहीं, गलत बता दिया, ठीक है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सेकेंड नंबर की स्टेज आपकी हो जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर आपका जो आता है, थर्ड नंबर बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोला जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोल दिया जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष आपकी आती है। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट बोल देते हैं इसको, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। संक्रियात्मक तो आपको पता ही है, तो सीधा मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट लिख दे रहा हूँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है, समझ लेना, क्या आप लोगों को शॉर्ट चीजें फिर दिक्कत करने लगती हैं बाद में। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। फिर चौथा नंबर आता है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसको कितना बोला जाएगा? इसको बोल दिया जाता है आपका 12 से जोड़ सकते हैं, 11 से भी कहीं कहीं बोला जाएगा, कहीं कहीं 13 से भी बोल दिया जाता है, तो परेशान ना हो, इसको बोल देंगे हम 11 से 18 वर्ष। इसको बोल दें फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और किसके कितने कितने साल में आता है? इसका 11 से 18 वर्ष। तो चारों चीजें आपकी डिवाइड हो गई होंगी। इसमें मैंने बताया कि 4 स्टेजेस हैं जो बताए हैं, इनको किस साल में कितने कितने ईयर्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो आपको ये चारों चीजों को जानना जरूरी था, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल हो गया आपका, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक। इसको याद करने का सीधी सीधी एक टेक्निक है कि आप इंग्लिश में याद करें SPCF। अब आप कहेंगे सर ये इंग्लिश में कैसे याद होगा? इंग्लिश में लिखा है, मैंने इंग्लिश में ही याद किया है, तो आपको भी इंग्लिश में याद हो जाएगा। जब मुझे हो गया तो आपको भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। याद करने की चीजें ये होता है कि उनको लर्न करें, याद करने के दौरान चीजों को सीखें, सिर्फ रट्टा ना मारें, उनको मेमोराइज मत करें चीजों को। SPCF में क्या है? सीधी सी बात है कि पहली स्टेज को आपको बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। हो गया चारों स्टेजेस। इसमें क्या ही आपको डिवाइड करना है?
इसमें लिख दें आप, सीधे सीधे याद रखें, शॉर्ट कर दें इसको, सेंसरी, इसको बोल दें प्री ऑपरेशनल, इसको बोल दें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसको बोल दें फॉर्मल ऑपरेशनल। हो गया ना। संवेदी, संवेदी के बाद आ गया आपका पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रिया। कंक्रीट हो गया आपका मूर्त, फिर आ जाता है मूर्त। उतना सारा अगर याद ना हो पाए, ये तो मैंने आपको लिखा, पूरा बताया कि एक एक स्टेज होती क्या, पूरा पूरा नाम, इतना भी ये भी पता होना जरूरी है। लेकिन पेपर में हम क्या करेंगे, पेपर में दिमाग में हमारे ये पूरा माइंड मैप होना चाहिए दिमाग में। क्योंकि होगा क्या कि आपसे पूछेगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का चरण कैसा है, चरण की अवस्थाएं कौन कौन सी, उनको क्रमानुसार लगाएं। तो क्रमानुसार में आपको बताना होगा। पहले नंबर पर सेंसरी मोटर आता है, दूसरे नंबर पर प्री ऑपरेशनल आता है, तीसरे पे आता है आपका कॉन्क्रीट आता है, चौथे पे फॉर्मल आता है। तो आपको अगर याद नहीं है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, SPCF। अब एक काम करें, कॉपी के ऊपर जहां आपने जीन पियाजे लिख रखा है, जीन पियाजे जहां पे लिख रखा है, इसके आगे ऐसे करें और सीधा लिख दें SPCF। अब आपके दिमाग में ये वर्ड छप जाना चाहिए कि SPCF होता क्या है, SPCF रिलेट किससे करता है, जीन पियाजे का दिमाग में चलना चाहिए। S से होता है सेंसरी, P से होता है प्री कन्वेंशनल, और आपका C से होता है कॉन्क्रीट, F से होता है फॉर्मल, जो कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, जिसको बोला जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी होती है आपकी 2 से 7 वर्ष, जिसको बोला जाता है आपका प्री संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। तीसरा आपका होता है मूर्त अवस्था, जिसको बोला जाता है कॉन्क्रीट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। फिर होता है आपका 11 से 18 वर्ष, जिसको बोला जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हो गया, हमें याद है तो आपको भी हो जाएगा। तो अभी आप इतना ही याद करेंगे, मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा। इसके आगे ये इसलिए नहीं बताऊंगा कि इसमें फिर अंदर भी आपका डिवाइडेशन मुझे करना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 स्टेजेस में बांटा जाता है, एक आपका पोस्ट हो जाता है, एक आपका प्री हो जाता है। पोस्ट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल दोनों में हो जाएगा, ठीक है। तो वो बताने के लिए अगर मैं अभी बता दूंगा, इतना ज्यादा आपका कंफ्यूज हो जाएगा, आप आधा इधर कर देंगे, आधा उधर कर देंगे। सीधी सीधी बात है, लॉजिकल, कि जीन पियाजे ने अनुकूलन के बारे में समझाया, संज्ञानात्मक विकास के बारे में थ्योरी दी, फिर उन्होंने समझाया कि बच्चा अनुकूलन कैसे करता है। उसमें मैंने 2 चीजें बताई, एसिमिलेशन और आपका अकोमोडेशन। मतलब आपका एसिमिलेशन बताया हमने आत्मसातकरण, अकोमोडेशन बताया आपका अकोमोडेशन बताया समायोजन, ठीक है, दोनों चीजें बता दी। उसके बाद हम इस बात पे आए कि संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने 4 भागों में डिवाइड किया, SPCF की कैटेगरी में। जैसे मैंने याद किया ऐसे याद करें कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 कैटेगरी में बांटा। किसमें बांटा, SPCF की कैटेगरी में। SPCF का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म फिर आपको याद करना है। S से मतलब होता है सेंसरी, P से होता है प्री कन्वेंशनल, और C से होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, F से होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। चारों याद होगी। स्टेजेस क्या होती, कैटेगरी वाइज क्या क्या है। S से मतलब हो गया 0 से 2, P से मतलब हो गया आपका 2 से 7, C से मतलब हो गया आपका 7 से 11, F से मतलब हो गया आपका 11 से 18। इतना याद करना है, इसके अलावा दिमाग में कुछ भी कचरा भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना याद कर लिया। इसके अंदर फिर हमें और भी जानना है कि सेंसरी मोटर में बच्चे की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, प्री ऑपरेशन में बच्चे की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, कॉन्क्रीट में बच्चे की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, फॉर्मल में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। प्री ऑपरेशन को 2 भागों में बांटा गया है, बच्चा कौन कौन कैटेगरी में क्या क्या चीजें करता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है आपका। वो अगली क्लास में पार्ट 2 में समझेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को मैं थोड़ा 40 से 50 मिनट का बनाऊंगा, क्योंकि सारी स्टेजेस को एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। अगर यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो वीडियो 2 घंटे पार्ट चला जाएगा। उतना मैं चाहता नहीं, जितना अभी आपको जरूरत थी उतना मिल गया है। इसको मेमोराइज करें, मतलब मेमोराइज नहीं, लर्न कर लें, समझ लें। सीधा लिख लिया होगा ये आपने, इस चीज को नोट कर लें तुरंत, जीन पियाजे SPCF, इतना याद करें। SPCF आपका कहाँ पे काम आएगा, जब आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में आपके दिए होंगे। जैसे आपका ऑप्शन A ये हो गया, ऑप्शन B ये कर दिया, ऑप्शन C ये कर दिया, ऑप्शन D आपका ये कर दिया। तो अब आपको पता ही नहीं है कि स्टेजेस का पैटर्न, मतलब क्रमानुसार कैसे लगाएंगे। तो क्रमानुसार यही है ना, क्रमानुसार तो यही है SPCF। आप ऑप्शन में जाएंगे जो डायरेक्ट इंग्लिश वाले जो लिखे होंगे,
तो इंग्लिश वाले में देखेंगे सेंसरी कहाँ पे लिखा, सेंसरी आपका एस हो गया और आपका फिर पी आ गया, सी आ गया, एफ आ गया। चारों पे आपने सर्कल कर दिया, तुरंत जाके लगा दें ऑप्शन, सीधा लगाएं कि पहला तो हमारा ए नंबर हो गया, ए, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन का मतलब हो जाएगा इसमें डी, फिर हमारा बी, फिर हमारा सी। तो जिस ऑप्शन में चारों चीजें इस तरीके से लिखी होंगी वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपको याद होना उससे क्या ही मतलब है, उसको कैसे पता है एग्जामिनर को कि आपने कैसे याद कर रखा है। एसपीसीएफ आपको पता है, आप सीधा कैटेगरी वाइज लगा देंगे, हो गया, सीधी सी बात है। अब इसमें आपसे अगर 0 से 2 वर्ष, 2 से वर्ष, तो आपका एस का मतलब सीधा है ना, एस का मतलब 0 से 2, एस का मतलब ही 0 से 2 है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वो सीधा फॉर्मेट ही मैंने ऐसा उसको कन्वर्ट कर दिया है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं। एस का मतलब 0 से 2, पी का मतलब आपका आ गया 2 से 7, सी का मतलब आ गया 7 से 11, एफ का मतलब 11 से 18, हो गया ना। ये तो आपका नंबर टाइप का हो गया, नंबर में चाहे याद कर लें। एस का मतलब 0 से 2, पी का मतलब 2 से 7, सी का मतलब 7 से 11 और एफ का मतलब 11 से 18। तो मतलब 0 2 27, 711, 1118, ये मोबाइल नंबर हो गया ना। आपको ऐसे याद चाहे तो ऐसे याद कर लें, समझे चीज को, देखो ठीक है। 0 से 02 नंबर हो गया, एक नंबर डायल करना है आपको, 02 27 711 1118। ऐसे भी अगर याद ना हो तो सीधा लगाएं 0 से 2, 2 को आगे लिख लें 7, 7 से लिख लें, फिर 7 से 11, 11 से 18, ऐसे भी याद हो जाएगा। 3-4 बार लिखेंगे जरूर याद हो जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल टेंशन नहीं है। कोई भी उसमें हौगा बना के रखा है सब लोगों ने, जीन प्याजे थ्योरी, जीन प्याजे थ्योरी, 3 क्वेश्चन बेटा आएंगे, जरूर आएंगे, तो परेशान ना हो, अच्छे से समझ लें। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा आपको, तो स्टेजेस में जो चीजें होती हैं, इसके अंदर क्या अभी में पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे, ठीक है। क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, इससे अच्छे आपको क्लासेस, ये पेड कोर्सेज में इस तरीके से पढ़ाया जाता है, यूट्यूब में आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। टीच मंत्रा प्रतिबद्ध है इन्हीं चीजों के लिए कि जो यूट्यूब पे चल रहा है इस टाइम, उस चीज को खत्म करना है हमें। ये प्रण लिया है हमारी टीम ने और हमने और मैंने कि हर बच्चे की मदद कर सकते हैं अगर हो सकती है तो। यहाँ पे फाइनेंशियली चीज़ों का कोई अभी डिपेंडेंसी कोई भी नहीं है, तरीके बहुत होते हैं, फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है, हमें भी मिलेगी, हर तरीके से मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है छात्रों का अन्य यूट्यूबर्स के जरिए, वो बहुत ही गलत है, वो बहुत ही निंदनीय है। उस चीज़ को सबको बहिष्कार करना चाहिए। आप भी उन चीज़ों को समझें कि आपको जब यहाँ पे मिल रहा है, मैं ये नहीं कर रहा टीच मंत्रा पे आपको जो मिल रहा है, किसी भी चैनल पे अगर आपको लगता है कि वहाँ के टीचर्स मेहनत कर रहे हैं और रियल में आपसे मतलब आपको वो कंटेंट दे रहे हैं जो फ्री में यूट्यूब पे दिया जा रहा है, तो उसको रिकमेंड करें, उसको सब्सक्राइब करें, उनकी चीज़ों को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। एक जगह से नहीं, 4 जगह से पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें और जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो लायक लगे आपको कि हाँ इनकी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। जो भी कोर्स बेच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ही बहिष्कार उनका कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे शिक्षक भर्ती के दौरान जो चीज़ें हुई हैं, कोई भी यूट्यूब कोचिंग वाला किसी के साथ खड़ा नहीं था। हम आज भी भर्ती के लिए लड़ रहे हैं, आज भर्ती के लिए देख रहे हैं, लेकिन टीच मंत्रा बहुत जल्दी एक आपके लिए अभियान लाने वाला है जो कि आपका 97,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड होगा। तो बहुत ही जल्द आपको एक बड़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसका नेतृत्व मैं खुद सामने से आके करूंगा और आपका सहयोग उसमें सराहनीय है। उसके सहयोग की अपेक्षा, अगर आपका सहयोग होगा तो हम उस चीज़ को आगे ले जा पाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं फिर आप इसके पार्ट 2 में, तब वहाँ पे धमाल मचाएंगे। इसमें मैं आपको समझाऊंगा, इतना इजी कर दूंगा आपके लिए कि संवेदी प्रेरक में अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंख बंद करके ऑप्शन लगाएंगे, सही होगा, ठीक है, इतना गारंटी मैं लेता हूँ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।